हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस नंबर 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हम कंप्यूटर की आकार की बात करेंगे, कंप्यूटर की स्पीड और कंप्यूटर की महंगाई की अगर हम बात करें, तो हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर के आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर। दोस्तों, आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, या यूं कहें कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद दोस्तों होता है आपका मिनी कंप्यूटर। फिर आपका आता है दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर। और फिर आता है आपका सुपर कंप्यूटर। क्लियर? दोस्तों, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, ये सबसे छोटा होता है। इन 3 कंप्यूटरों की अपेक्षा सबसे छोटा होता है और सस्ता भी होता है और स्पीड इसकी कम होती है। क्लियर? तो सीक्वेंस अगर देखें तो इन कंप्यूटर 4 में सबसे छोटा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, फिर माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है आपका मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर, और ये सबसे महंगा भी होता है। तो यही सीक्वेंस होता है, सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी, फिर उससे बड़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। क्लियर? माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको जो है माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। और दोस्तों, इन कंप्यूटर को पीसी भी कहा जाता है। पीसी का मतलब दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या कहलाते हैं? इनको जो है पीसी भी कहा जाता है। और इन कंप्यूटर के अंतर्गत कौन से कंप्यूटर आते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आपका डेस्कटॉप आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आपका पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों आपका लैपटॉप कंप्यूटर आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। इस बात को याद रखेंगे, इंडिविजुअली भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका पाम टॉप कंप्यूटर। फिर इसके अलावा दोस्तों आपका नोटबुक कंप्यूटर और आपका टैबलेट कंप्यूटर। क्लियर? ये सब क्या है? ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, इनको हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक। अगर दोस्तों हम मिनी कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो मिनी कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ होती है ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मिनी कंप्यूटर की जो वर्ड की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है, कितने बिट होती है? तो दोस्तों, इसकी 32 बिट होती है या इससे अधिक होती है। ठीक। तो मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ जो है वो 32 बिट या इससे अधिक होती है। अच्छा, मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका यूज दोस्तों पेरोल में किया जाता है, अकाउंटिंग में इनका यूज किया जाता है। क्लियर? अकाउंटिंग में इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर। तो विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों PDP-1। क्लियर? PDP-1 जो है विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर है और ये 1960 में बनाया गया था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसका पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 1960 में इसको बनाया गया था। और इसको किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये दोस्तों जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको बनाया गया। डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें
मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी स्टोरेज क्षमता इनसे अधिक होती है और ये इनसे तेज होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। इनका यूज जो है दोस्तों सर्वर कंप्यूटर में किया जाता है, सर्वर कंप्यूटर। अर्थात कहें कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हम बात करें फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला मिनी कंप्यूटर आपका जो दोस्तों IBM 367 IBM 360 जो है ये आपका पहला मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। पेज एक जोड़ना पड़ेगा। हम्म, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है तो जेने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे में एमडोहल जो है दोबारा लिख लेते हैं, जेने एमडोहल। दोस्तों ये जे में एमडोहल है, इनको जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? जेने एमडोहल को। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। तो दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सबसे तेज होता है ना, और सबसे महंगा होता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसेट कंप्यूटर, विश्व का सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्तमान समय में? तो दोस्तों नंबर वन जो इस समय विश्व का सुपर कंप्यूटर है वो आपका है फ्रंटियर। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। फ्रंटियर जो है विश्व का सबसेट कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पे आपका दोस्तों अरोरा, अरोरा सुपर कंप्यूटर जो है दूसरा सबसेट कंप्यूटर है। और ये दोनों ही कंप्यूटर जो है यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का सबसेट कंप्यूटर, सर्वश्रेष्ठ सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अगर हम इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐरावत PSAI, ऐरावत PSAI जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर है जो कि सर्वश्रेष्ठ है। और ये किसने बनाया? ये दोस्तों सीडैक द्वारा बनाया गया। और ये सीडैक है कहाँ? ये पुणे द्वारा बनाया गया और यहीं पर ये स्थापित है, यहाँ पर ये रखा हुआ है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। तो इसका अब आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? वो आपके होते हैं सुपर कंप्यूटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं? ये आपके मिनी कंप्यूटर होते हैं, सॉरी ये आपके माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। लैपटॉप का है आपका एक माइक्रो कंप्यूटर है, नोटबुक का है आपका माइक्रो कंप्यूटर है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का कारण कारण नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए भंडारण कर सकता है, अधिक मात्रा को या अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। अब प्रश्न समझिए, कहती है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडारण कर सकता है वो कहलाता है। तो डेटा को कौन स्टोर रखता है? मेमोरी, है ना। तो मेमोरी ही तो करती है। यहाँ पर दोस्तों ये बिरक नहीं होकर यहाँ पर ये डिस्क लिखा हुआ है, मैग्नेटिक डिस्क यहाँ पर है। ये प्रिंट में मिस्टेक हो गई, मैग्नेटिक डिस्क। ठीक, डिस्क। तो पूछा है तो आपका क्या होता है? मेमोरी ही जो है, मेमोरी डिवाइसेस जो होती हैं या स्टोरेज डिवाइसेस ही तो डेटा को भंडारण करती हैं। तो इसका मैग्नेटिक टेप और आपका मैग्नेटिक डिस्क दोनों ही आपकी स्टोरेज डिवाइस हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, बोथ राइट। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि हम लोग मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करेंगे, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ये दोस्तों एक आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है।
एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक, ये आपको इनको सेकेंडरी डिवाइस भी कहा जाता है, सेकेंडरी डिवाइस भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार की है, ये दोस्तों सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। ठीक, ये जो है इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। इस प्रकार की डिवाइस है सीक्वेंशियल। ये सीक्वेंशियल होती क्या है दोस्तों, अगर हम इसमें से बात करें, जैसे कि सपोज दैट ये कोई आपकी डिवाइस है जिसमें कोई ये स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ पर डेटा खाली है। तो अगर सपोज दैट आपको इस यहाँ पर जाना है, यहाँ पर डेटा स्टोर करना है या इसका इस्तेमाल करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते। पहले आपको यहाँ जाना होगा, फिर आपको यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ पर आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काम सीक्वेंशियल होता है। क्लियर? तो आपका मैग्नेटिक टेप क्या है, एक आपके सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। ठीक दोस्तों, इस डिवाइस में एक पट्टी होती है कि, और इस पट्टी में जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की लेयरिंग की जाती है। क्लियर? और इसी पट्टी को जो है हम मैग्नेट टेप कहते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर हम दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क भी आपकी सेकेंडरी डिवाइस होती है, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। मैग्नेटिक टेप जो है आपका, ये डायरेक्ट एक्सेस है, ये डायरेक्ट एक्सेस होती हैं। इसमें हम जहाँ चाहें वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। ये तो आपकी डायरेक्ट एक्सेस होती है। और ये मैग्नेटिक टेप जो है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक आपका फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? एक आपका मैग्नेटिक डिस्क है। दूसरी होती है दोस्तों हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। क्लियर? अब ये जो हार्ड डिस्क होती है, ये दोस्तों पुनः 3 प्रकार की होती हैं। इसमें आपका एक आता है जिप डिस्क। तो जिप डिस्क क्या है? जिप डिस्क एक आपका हार्ड डिस्क है। तो इसके बाद आता है इसमें डिस्क पैक, डिस्क पैक, डिस्क पैक क्या है? एक आपका हार्ड डिस्क है। और एक आपका आता है विनचेस्टर पैक, विनचेस्टर पैक। ठीक, ये क्या है? ये सभी आपकी हार्ड डिस्क हैं। तो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती आती है। और ये तो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि वह उपयोगिता जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करती है और सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर स्थापित करने की सूची प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है? अच्छा पूछ क्वेश्चन है। दोस्तों कॉन्फ़िगर का मतलब होता है किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, ठीक? या उसके भागों को एक विशेष रूप या व्यवस्था में एक साथ रखना आपका जो है कॉन्फ़िगर कहलाता है। तो चीज़ों को व्यवस्थित करती है और सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर को स्थापित करने की एक सूची प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों नियंत्रण कक्ष होगा, जिसे हम कहें इंग्लिश में कंट्रोल रूम। ठीक, कंट्रोल रूम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप जानते हैं कि कंट्रोल रूम नाम में यार नियंत्रण करता है, चीज़ों को मैनेज करता है कौन? तो कंट्रोल रूम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि स्पोकन वर्ड डिजिटल ऑडियो फाइलों को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम बोलते हैं, बोलकर हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, है ना? उसकी एक फाइल बना देते हैं, उसको हम जब चाहें तब इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रासंगिक, प्रासंगिक का मतलब होता है एपिसोडिक श्रृंखला। एपिसोड नहीं हम लोग बनाते हैं, जिस तरह से एपिसोड की श्रृंखला बना देते हैं, जिसे उपयोगकर्ता यूजर्स आसानी से सुनने के लिए व्यक्तिगत डिवाइस पर अब डाउनलोड कर सकता है, उसे क्या कहलाता है? तो दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये चलता है, जिसे हम कहते हैं पॉडकास्टिंग, है ना? कि पॉडकास्ट सुन लेते हैं। तो पोस्टकोड क्या होता है? पोस्टकोड एक डिजिटल ऑडियो रिकॉर्ड ही तो होता है। तो वो आपका क्या होता है? पॉडकास्ट कहा जाता है इसको। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी डी इज अ राइट आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न अगला क्या कह रहा है कि जो सब वर्ड कैप्चा, कैप्चा जब दोस्तों हम लोगों ने फॉर्म भरते हैं, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें मांगता है ना ये
एक कोड मांगता है, जैसे कहता है कैप्चा, कैप्चा एंटर करो। तो इस कैप्चा का पहले तो पता होना चाहिए कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। कैप्चा का फुल फॉर्म दोस्तों होता है कंप्लीटली, सी से आपका होता है कंप्लीटली, ए से होता है ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड, पी से होता है दोस्तों पब्लिक, टी से होता है ट्यूरिंग, और यहाँ पर सी से होता है आपका कैप्चा, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल, टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड एच से आपका ह्यूमन अपार्ट, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। अर्थात इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? इसका यूज होता है कि मानो इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने, मशीन इनपुट से अलग करना जो है, अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मानो इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए कैप्चा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। मानो इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता को पहचान सत्यापित करने के लिए ये नहीं, वायरस को हटाने के लिए ये भी नहीं, और उपयोग परीक्षण करने के लिए ये भी नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। कैप्चा का इस्तेमाल जो है मानो इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, नहीं है। यहाँ पर ये पूछा है उदाहरण नहीं है, इस चीज को भी ध्यान देना होता है एग्जाम में कि नहीं पूछा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक आपका सॉफ्टवेयर है। क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा होता है दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहीं कहीं दोस्तों ये दो ही सॉफ्टवेयर को प्रकार मानते हैं। और एक तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों ये पुनः 3 प्रकार का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये पुनः 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से आता है दोस्तों आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। चौथा होता है दोस्तों, इसका दूसरा जो होता है वो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्लियर? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और तीसरा होता है आपका डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। अब ये जो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? दोस्तों आपका विंडोज, विंडोज क्या है? विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और इसके बाद आपका लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड, और आपका मैक ओएस, है ना, डॉस, एमएस डॉस हो गया आपका। ये सब क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, एमएस डॉस। तो विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड और मैक ये आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपका आ जाता है असेंबलर, कंपाइलर, और आपका आ जाता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। दोस्तों ये जो लैंग्वेज हैं ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं या मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। क्लियर? असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। क्लियर? डिवाइस के लिए कुछ ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, जब डिवाइस, उस डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी वो डिवाइस काम करेगा। इसमें जो है आपका मदरबोर्ड के आते हैं, मदरबोर्ड ड्राइवर आते हैं, है ना, प्रिंटर के ड्राइवर आते हैं, कीबोर्ड के ड्राइवर आते हैं, इस तरह से कई ड्राइवर आते हैं।
एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे एप्लीकेशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रा, पेंट, गेम, कई चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एंटीवायरस जो हमारे उपयोग के लिए है ना, एंटीवायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, बैकअप प्रोग्राम होते हैं, फाइल मैनेजर, ये सब क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग प्रश्न आराम से कर सकते हैं, लिनक्स क्या है? लिनक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोज़िला फायरफॉक्स जो है, ये तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मैक ओएस आपका क्या है? मैक ओएस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस विंडोज़, विंडोज़ आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज़ अ राइट आंसर। मोज़िला फायरफॉक्स जो है, वो आपका क्या है आपका? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर? और ये आपका एक वेब ब्राउज़र है, फ्री वेब ब्राउज़र है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में बहु प्रक्रियाएं आरंभ करता है, तो कंप्यूटर फीफो का अनुपालन करता है। इस फीफो का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों सपोज दैट ये कंप्यूटर है। ओह नो! ठीक, फीफो का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। ये अगर आपका कंप्यूटर है और ये आपका इस तरह से कीबोर्ड है। क्लियर? आप कंप्यूटर में कोई बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है भैया? कंप्यूटर करता है कि पहले आओ पहले पाओ। क्या? पहले आओ पहले पाओ। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब जो पहले काम आप देंगे, पहले वो उसको करके देगा, फिर बाद में दूसरा काम करेगा। ये काम कंप्यूटर इसका पालन करता है। तो फीफो का मतलब होता है फो फर्स्ट इन। फर्स्ट इन मतलब पहले आप आओ, जो पहले इंटर होगा वही फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है इसका फुल फॉर्म होता है और कंप्यूटर इसी कॉन्सेप्ट पर या इसी नियम का पालन करता है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी इज अ राइट आंसर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज अ राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया क्या होता है? हाँ। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि कंपाइलर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक? ये क्या करता है कंपाइलर? ये दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, या इसे कहे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों कन्वर्ट करता है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इसी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है और जो भी वो भी बाइनरी फॉर्म में। कंप्यूटर जो है बाइनरी फॉर्म को समझता है और बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 और 1 को ही समझता है। यदि आप दोस्तों कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर, कोई भी सिंबल आप टेक्स्ट करते हैं, तो कंप्यूटर क्या होता है कि जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको सिंबल को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर समझता है। तो उनके लिए सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं कंप्यूटर में, जिन्हें हम कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो क्लियर? कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज को हिंदी में कहें तो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है। क्लियर? तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। आंसर होगा उच्च स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। मशीन कोड भी बोल सकते हैं, मशीन भाषा बोल लो या मशीन कोड बोल लो, एक ही बात है। उच्च स्तरीय भाषा कोड के विवेचन के लिए नहीं, मशीन कोड के विवेचन के लिए ये भी नहीं, असेंबली कोड को मशीन कोड में बदलने के लिए नहीं। असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में तो असेंबलर बदलता है। असेंबलर बदलता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में या मशीन कोड में बदलते हैं कौन? कंपाइलर। यही काम इंटरप्रेटर भी करता है। और असेम कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये जो कंपाइलर है पूरे टेक्स्ट या पूरे डेटा को एक साथ कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर करता क्या है? वन बाय वन एक एक लाइन को बदलता है। ये अंतर होता है।
बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता कहलाता है। कोई नेटवर्क है, उसमें कंप्यूटर का पता कहाँ होता है? ये जो कंप्यूटर का पता दोस्तों जो होता है वो आईपी एड्रेस में होता है। आईपी एड्रेस का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो है इम्पोर्टेंट है, किसी भी नेटवर्क का पता होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी इज अ राइट आंसर। क्लियर? दोस्तों अगर हम आईपी की अगर हम बात करें, इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखो प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियमों का समूह। आप कोई भी नेटवर्क में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं। आपको नहीं, मतलब उस कंप्यूटर सिस्टम में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल के तहत ही कोई काम होता है। तो आईपी की अगर हम बात करें तो आईपी 2 प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। इसके अंतर्गत आता है टीसीपी और आपका होता है एचटीटीपी। एचटीटीपी का मतलब दोस्तों होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कई बार फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। और जो आपका टीसीपी होता है, टीसी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपका प्रोटोकॉल टीसीपी का मतलब होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से दोस्तों आपका आता है एसएमटीपी, इंपॉर्टेंट है एसएमटीपी, और आपका होता है एफटीपी। एसएमटीपी का मतलब दोस्तों होता है, आप लिख लेंगे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर? दोस्तों जब आप ईमेल भेजते हैं, ईमेल भेजने में किस प्रोटोकॉल का नियम होता है? वो एसएमटीपी का होता है। इंपॉर्टेंट है, ईमेल को आपको भेजना है तो एसएमटीपी का प्रोटोकॉल का पालन होता है। क्लियर? और जब ईमेल प्राप्त करते हैं तो दोस्तों पीओपी 3 का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 का इस्तेमाल होता है ईमेल को प्राप्त करने में। ये इस चीज़ को याद रखना इम्पोर्टेंट है। एफटी का मतलब होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है एफटीपी का मतलब होता है। एक एफटीपी में क्या होता है कि बड़ी-बड़ी फाइल्स सर्वर पर अपलोड करना हो, डाउनलोड करना हो, रीनेम करना हो, मूव करना हो, किसी कॉपी करना, डिलीट करना, इनमें प्रयुक्त प्रोटोकॉल को हम एफटीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। क्लियर? ये समझ में आया? एचटीटीपी में क्या होता है कि एचटीटीपी में जो होता है डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब है, इस पर वेब पेज इंपॉर्टेंट है। जो वेब पेजेस होते हैं उनको ट्रांसफर करने के लिए प्रयुक्त होता है एचटीटीपी का। क्लियर? तो वेब पेजों को डब्ल्यू पर ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? उसमें जो है दोस्तों एचटीटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक मेल में क्या-क्या समाविष्ट हो सकता है? एक मेल में दोस्तों ईमेल की अगर हम बात करें, ईमेल में क्या-क्या आप समाविष्ट करते हैं? ईमेल में दोस्तों टेक्स्ट होते हैं, इमेज इमेज होती हैं, फाइल होती हैं, है ना? ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर ईमेल की खोज की अगर हम बात करें, ईमेल के खोजकर्ता किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है, इन्होंने ईमेल की खोज की और इन्होंने 1971 में ईमेल की खोज की। 1971 में ईमेल की खोज की। दोस्तों आप जानते हैं कि ईमेल में इस तरह से एट द रेट सिंबल होता है और इस तरह से डिवाइड होती हैं। तो ईमेल के इस तरफ जो लिखा जाता है इसको लिया जाता है यूजर नेम, और इधर होता है दोस्तों आपका डोमेन नेम। तो पूछा जाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन सेपरेट करता है? आपका एट द रेट सिंबल आपका सेपरेट करता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि यूज़र नेम जो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं? तो यूज़र नेम में दोस्तों मैक्सिमम मैक्सिमम 64 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। वहीं डोमेन की अगर हम बात करें,
तो डोमेन में 255 मैक्सिमम 255 करेक्टर लिखे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। डोमेन को दोस्तों जो है इसको सर्वर भी कहा जाता है, इसको सर्वर नेम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं लेकिन फाइल्स नहीं होती हैं, गलत है। टेक्स्ट होते हैं, फाइलें होती हैं लेकिन इमेज नहीं होती है, ये भी गलत है। इमेज होती हैं, वीडियो होते हैं लेकिन जिप की कई फाइल नहीं होती, ये भी गलत है। टेक्स्ट, फाइलें और इमेज ये सभी होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि जो आपके लॉगिन नाम, पासवर्ड, अन्य संवेदनशील जानकारी को रिकॉर्ड करता है, उसे कहा जाता है। दोस्तों क्या होता है कि जब हम कीबोर्ड या मोबाइल में जब की दबाते हैं, ठीक की दबाते हैं, तो की दबाने के लिए हम की कौन सी दबा रहे हैं, इन की को काउंट करता है, स्टोर करता है, रिकॉर्ड करता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों की लॉगर कहा जाता है। ठीक, की लॉगर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा की लॉगर इज अ राइट आंसर। क्लियर। की लॉगर जो होता है वो हमारे द्वारा दबाई गई कीज को काउंट करता है, रिकॉर्ड करता है। तभी तो कीलॉगर के द्वारा पासवर्ड चुरा लिया जाता है ना, कि इसने क्या बटनें दबाई हैं, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कीलॉगर इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि I4C का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर पूछा जा रहा है आई और 4C का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो दोस्तों आई का मतलब होता है यहाँ पर इंडियन, ये 4C 4C है यहाँ पर। एक सी का मतलब होता है साइबर क्राइम, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक। एक तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है ये एक तरह से योजना है, और ये जो है गृह मंत्रालय द्वारा लागू की गई योजना है, गृह मंत्रालय की एक योजना है। ठीक। तो I4C क्या है? ये आपका एक गृह मंत्रालय की योजना है, और इसको जो है एक अगर हम बात करें तो 5 अक्टूबर 2018 को इसको जो है मंजूरी मिली, 5 अक्टूबर 2018 को। लेकिन पूरे देश को ये समर्पित की गई 10 जनवरी 2020 को, जो है पूरे देश में इसको लागू की गई। तो इसका नाम फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? बिना केबल से नेटवर्क को, तो ऐसे क्या कहते हैं, बिना केबल से डिवाइस वाले को कहते हैं वायरलेस कहते हैं। ठीक। दोस्तों अगर हम यहाँ से कौन से समझते हैं, किसी भी नेटवर्क को अगर हमें कनेक्ट करना हो तो उसको दो प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। एक उनसे किया जा सकता है, एक तो हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वायर्ड, वायर्ड या गाइडेड। ठीक। या तो हम ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, दूसरा कर सकते हैं हम लोग वायरलेस, वायरलेस या अनगाइडेड, अनगाइडेड कनेक्शन कर सकते हैं। वायरलेस का मतलब होता है कोई केबल की जरूरत नहीं होती है। क्लियर। वायरलेस जो वायर्ड कनेक्शन होते हैं इनमें कौन कौन से कनेक्शन आते हैं? एक तो दोस्तों आपका आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? एक आपका वायर्ड कनेक्शन है। क्लियर, ये याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों कोएक्सियल, कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल आती है नेटवर्क से कनेक्शन बनाने के लिए। तीसरी होते हैं दोस्तों फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल भी आती हैं। ये तो आपका वायर तार के थ्रू या केबल के थ्रू कनेक्शन देते हैं। वायरलेस कनेक्शन में कौन कौन से कनेक्शन हो जाते हैं, जिसमें दोस्तों आपका रेडियो वेव्स के थ्रू हम लोग जो है वायरलेस कनेक्शन करते हैं नेटवर्क से। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव होती हैं, और आपका इंफ्रारेड वेव, इनके थ्रू जो है हम वायरलेस कनेक्शन करते हैं। तो वायरलेस कनेक्शन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, सेंट्रलाइज कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं, या इसको वायरलेस कहते हैं। ठीक।
बिना केबल के जो कनेक्शन होता है नेटवर्क से उसे हम वायरलेस कनेक्शन कहते हैं। क्लियर? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ओपन करना है ना, तो कंट्रोल ओ करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करता है? कह रहा है कि इंटरनेट कनेक्शन का कौन सा प्रकार है जिसमें टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है आपका डीएसएल होता है। डीएसएल का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है ना, इसमें लाइन का प्रयोग होता है, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है। किसमें होता है? डीएसएल में होता है। दरअसल डीएसएल होता क्या है? ये एक मॉडेम तकनीक व इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। डीएसएल क्या है? मॉडेम तकनीक व इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो मल्टीमीडिया और वीडियो जैसे उच्च बैंड विड्थ डेटा को सेवा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए मौजूद टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 15 प्रश्न थे। हमारे कंप्यूटर के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आप उनको ज़रूर देखें, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे, अच्छा खासा स्कोर आएगा उनको करने के बाद। सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।